मॉर्निंग सॉरी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग हो गया है। गुड इवनिंग आप सभी को। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज इस क्लास में। तो चलिए सभी लोग आ जाइए। क्लास को शुरू किया जाए। तो व्याकरण हम इस क्लास में देखेंगे। सुबह में हमको साहित्य देखना है, वो मिक्स प्रश्नोत्तरी रहती है, लेकिन शाम वाले में हमें केवल व्याकरण देखना है। ठीक, तो बिल्कुल ध्यान से हम लोग इसे हल करेंगे। 30 क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग उसे अच्छे से हल करिएगा। देखिएगा कि 30 में से हमारा स्कोर क्या रह रहा है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। कंठ ध्वनि कौन सी है? द है कि भ है या छ है या क है? तो 1 का आंसर आया है डी कि क है, ये कंठ ध्वनि है। क क्या है? कंठ ध्वनि है। 5 वर्ग होते हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो क कंठ में आ जाएगा। द किस में आएगा आपका? तो द आ जाएगा दंत ध्वनि में। और छ किस में आएगा? तो छ आ जाएगा तालव्य ध्वनि में। और भ आएगा ओष्ठ ध्वनि में। ठीक, ये ओष्ठ में आ जाएगा। तो कंठ ध्वनि हमारा क है। राधे राधे। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। सेकेंड नंबर का प्रश्न है कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, क्या कहलाती हैं? नासिक ध्वनि, काकल्य स्पर्शी ध्वनि, घोष ध्वनि कि महाप्राण ध्वनि? चलिए सेकेंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिए। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से, स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा में कंपन होने लगता है, तो वो कौन सी ध्वनि होती है? तो उन्हें हम घोष ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो घोष ध्वनियां। सी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो जिन्होंने सी बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगले आते हैं क्वेश्चन पे 3 नंबर पे। 3 नंबर का प्रश्न है कि ध का उच्चारण स्थान। सभी लोग नहीं आए अभी, कहाँ चले गए? तो 3 का आया है आंसर डी कि ध का उच्चारण स्थान दंत है। बिल्कुल, ये जो ध है वो त वर्ग में आएगा। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से होता है। तो त, थ, द, ध, न, और यहाँ पे लिख देते हैं स और ल। इतने इतने जो वर्ण हैं, इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो दंत से होता है। 7 वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान दंत से होता है, तो इसे ध्यान देना है आपको। चलिए अब आते हैं 4 नंबर के प्रश्न पे। 4 नंबर का प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में से कौन से 2 वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? अ आ अंग री की अ अह की अंग और अह? इनमें से कौन से 2 वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? बिल्कुल ध्यान से करिए, तभी तो पता चलेगा कि हमारा कितना गलत हो रहा है व्याकरण में। तो यहाँ पे आंसर आया है 4 का डी कि अयोगवाह कौन कहलाते हैं? तो अयोगवाह अंग और अह, ये क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं।
ठीक, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अब आते हैं 5 नंबर के प्रश्न पे। 5 नंबर का प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है, वर्ण कहलाता है, पद कहलाता है या शब्द कहलाता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है? तो 5 का यहाँ पे सी भी आया है, बी भी आया है। सभी लोगों का जवाब नहीं आया है। चलिए, प्रतिभा जी कहाँ चली गई? बाकी सोनी का, अंशु जी का और सरिता जी, दीपा जी का दिख रहा है। बहुत बढ़िया। आपने बताया सी और बी भी आया है आंसर। यहाँ पे सी होगा। शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है? पद कहलाता है। पद कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। चलिए 6 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 6 नंबर में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अघोष और महाप्राण ध्वनि है। कौन सी ध्वनि अघोष और महाप्राण है? ख, क, ड, ध। राधे राधे खुशी। चलिए, तो यहाँ पे 6 का आंसर आया है ए। अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो आपने बताया है कि ख है। बिल्कुल ख है। कैसे? क्योंकि अघोष वर्ण जो होता है वो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। और महाप्राण कौन सा होता है? तो महाप्राण दूसरा और चौथा। ठीक, तो इन दोनों में कॉमन मिल गया 2। तो वर्ग का दूसरा व्यंजन जो है वो अघोष और महाप्राण दोनों हो जाएगा। तो जो ख है ये क वर्ग का दूसरा व्यंजन है। तो ये अघोष भी है और महाप्राण भी है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम 7 नंबर के। 7 नंबर का क्वेश्चन है आपसे, एक में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है। पापा में तालव्य ध्वनि है या बाबा में या मामा में या चाचा में? चलिए जवाब दीजिए। एक में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है, किसमें? तो यहाँ पे आंसर आया है कि डी, चाचा। बिल्कुल। क्यों? जो च है ये क्या है? तालव्य ध्वनि है, तो इसमें तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट है। अगला है हमारा 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर में आपको बताना है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? वेलकम है आप सभी का क्लास में। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने स्थान दिया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे 8 का आया है सी कि 11 स्वर और 35 व्यंजन को। बिल्कुल सही बताया आपने। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 11 स्वर और 35 व्यंजन को स्थान दिया है। अब आते हैं हम 9 नंबर के प्रश्न पे। 9 नंबर का प्रश्न है आपसे कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं। अ और आ स्वर हैं, तालव्य हैं, मूर्धन्य हैं, ओष्ठ हैं कि कंठ हैं?
अ और आ क्या है? तो आपने बताया कि अ और आ कंठ ध्वनियाँ हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अ और आ क्या हैं? कंठ ध्वनियाँ हैं। अ और आ ये दोनों क्या है? ये दोनों कंठ है। ई और ई ये दोनों क्या है? ये तालव्य है। उ और उ ये क्या है? ये दोनों ओष्ठ है। ठीक? अ आ कंठ है, ई तालव्य है, उ ओष्ठ है। सर जी अपने घर होंगे खुशी, और कहाँ होंगे? चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा आपसे 10 नंबर का। 10 नंबर में आपको बताना है कि सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर दीर्घ होते हैं कि अघोष होते हैं कि महाप्राण होते हैं कि अल्प प्राण होते हैं? स्वर क्या होते हैं? क्वेश्चन पे फोकस करिए आप लोग। चलिए स्वर क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं कि अघोष होते हैं कि महाप्राण होते हैं कि अल्प प्राण होते हैं? सरिता जी ने बताया बी। चलिए बहुत बढ़िया सरिता जी। और खुशी जी ने भी बताया बी। चलिए और बाकी लोग भी जवाब दीजिए भाई। सोनी भी बी बता रही है। वाह, ऐसे ही गलत करके आइएगा। एक स्कोर आपने 10 प्रश्नों में ही अपने एक स्कोर खो दिया। सभी स्वर कहाँ आपको लिखा है कि अघोष होते हैं? कहाँ लिखा है कि अघोष होते हैं? सारे स्वर सघोष होते हैं ना। सघोष ऑप्शन में है, ये नहीं है। तो हम अल्प प्राण पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? अल्प प्राण पे। सारे स्वर अल्प प्राण एवं सघोष होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अघोष सघोष में ही फंस जाएंगी आप लोग। इसे क्लियर रखिए कि स्वर सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं, अघोष नहीं होते हैं। तो जिन्होंने डी बताया बहुत बढ़िया जवाब है उनका, वेरी गुड। अगला हमारा प्रश्न है 11 नंबर का। 11 नंबर में आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? इसमें आपको घोष भी बताना है और महाप्राण भी बताना है कि कौन सा वर्ण घोष है और महाप्राण है। तो घोष वर्ण पता ही है कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो घोष होता है। और सारे स्वर भी घोष होते हैं। और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। तो यहाँ पे आया है आपका जवाब डी। तो बिल्कुल आपका जवाब डी यहाँ पे सही है। बहुत लेट जवाब आ रहा है। डी क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि जो तीनों स होते हैं ना, ये तीनों स अघोष होते हैं। ठीक? तीनों स अघोष होते हैं, तो यहाँ पे तो अघोष पूछा है, यहाँ पे तो घोष पूछा है। तो ये तीनों तो ऐसे ही हमारे कट जाएंगे। अब बचा ह। तो ह अघोष भी होता है और महाप्राण भी होता है। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। 12 नंबर में आपको बताना है निम्नलिखित शब्दों में उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। आपको उस शब्द को चुनना है जिसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। सही अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो पहला है ध्वनिया, दूसरा है संशोधन, तीसरा है संयुक्त और चौथा है गणतंत्र। तो यहाँ पे आया है सी आंसर। उचित स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग हुआ है संयुक्त में। किसमें हुआ है? तो संयुक्त में हुआ है। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला हमारा प्रश्न है 13 नंबर का। 13 नंबर में आपको बताना है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो 13 का आया है डी कि भाषा की सार्थम लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। आपका जवाब आया है कि डी होगा शब्द को। बिल्कुल सही जवाब है। भाषा की सार्थक एवं लघुत्तम इकाई शब्द को ही माना जाता है। 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर का हमारा प्रश्न है कि उच्चारण स्थान के आधार पे छ ध्वनि कैसी है। मेरे यहाँ से तो नेटवर्क बिल्कुल सही है और चल भी रहा है सही। 14 का जवाब दीजिए आप लोग। छ कैसी ध्वनि है। तो यहाँ पे जवाब आया है सी कि छ जो है वो तालव्य ध्वनि है और बिल्कुल सही आंसर आया है। च छ ज झ इया ये क्या है तो तालव्य है। अब आता है 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है निम्नलिखित में से असंघर्षी स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। कौन स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है आपको बताना है। च है, ज है, छ है, ठ है। कौन स्पर्श संघर्षी भी है महाप्राण व्यंजन है। तो 15 में आपका आंसर आ रहा है सी। तो बिल्कुल सही आ रहा है क्योंकि स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। कितने होते हैं। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। च छ ज और झ। ये जो 4 व्यंजन हैं इन्हें हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं और महाप्राण तो वर्ग के दूसरे वर्ण को कहते हैं और चौथे को। तो जो छ है वो इन तीनों में भी कॉमन है और वर्ग का दूसरा भी व्यंजन है। तो इसीलिए ये स्पर्श संघर्षी और महाप्राण व्यंजन हो जाएगा हमारा। 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर में आपको बताना है निम्नलिखित में कंठोष्ठ ध्वनि है। कंठोष्ठ ध्वनि बताइए। अ है, ई है, उ है या ओ है। तो 16 का आया है यहाँ पे जवाब डी कि ओ। ओ जो है ये कंठोष्ठ ध्वनि है। क्यों है। क्योंकि ये अ प्लस उ से मिलके बना है। ठीक। अ प्लस उ से मिलके ओ बना है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो दोनों के मिलकर ये बना है। तो ये कैसा वर्ण हुआ ये कंठोष्ठ हो गया। तो इसीलिए हमारा ओ कंठोष्ठ है और अ तो कंठ ध्वनि है, ई तालु ध्वनि है और उ ओष्ठ ध्वनि है और ओ कंठोष्ठ है। तो डी आंसर हमारा राइट है। 17 नंबर का प्रश्न है। 17 नंबर में आपको बताना है हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। पकवान है, द्वार है, त्राटक है, क्षमा है। तो 17 का आंसर आया है डी कि क्षमा सबसे पहले आएगा। बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पे क्षमा आएगा, उसके बाद त्राटक आएगा, उसके बाद द्वार आएगा, फिर आएगा पकवान। ठीक।
क्षमा क्यों आएगा? क्योंकि क प्लस श से मिलके बना है, तो क तो सबसे पहले आता ही है, तो इसीलिए हमारा डी वाला राइट है। 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर में आपको बताना है कि शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? शब्दकोश की दृष्टि से आपको शब्दों का सही क्रम बताना है 18 नंबर में। तो 18 का भी यहाँ जवाब आपने दिया है सी कि शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का क्रम होगा, सबसे पहले कंठस्थ आएगा, फिर कमल आएगा, फिर कलंक आएगा, फिर कलई आएगा। तो सी वाला ऑप्शन हमारा 18 का बिल्कुल राइट है। ए बताया है दीपा जी, नहीं ए नहीं होगा दीपा जी, आपका गलत है, सी राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर के प्रश्न की बारी है। 19 नंबर में बताइए कि शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? अच्छा ई पर चली गई, नहीं ई वाला सबसे लास्ट में। 19 नंबर का बताना है आपको। शब्दकोश की दृष्टि से यहाँ भी शब्दों का क्रम बताना है आपको। तो यहाँ 19 का सी आया है, डी आया है, ए आया है। प्रतिभा जी का नहीं आया। तो यहाँ जिन्होंने ए बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही जवाब है। ए क्या है? राइट आंसर है। सबसे पहले उत्कंठा, फिर उत्क्षिप्त आएगा, फिर उद्योग आएगा, फिर उद्वेग आएगा। तो ए हमारा यहाँ भी राइट है। 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है कि अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि है, शब्द है, वर्ण है, वाक्य है। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बी, बिल्कुल बी राइट आंसर होगा, शब्द है। क्यों? क्योंकि वर्ण से तो अर्थ व्यक्त ही नहीं होगा, ध्वनि से भी अर्थ व्यक्त नहीं होगा, वाक्य तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई पूछा है, तो शब्द हो जाएगा हमारा। बी बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर में आपको बताना है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन, वर्ग का पंचमाक्षर। तो बिल्कुल डी यहाँ पे 21 का राइट है। वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। जैसे अंग हो गया, क्या हो गया? जैसे अंग हो गया, इया हो गया, ठीक, ये सब क्या है? वर्ग के पंचमाक्षर हैं। अड़ हो गया, न हो गया और म हो गया, तो इन्हें हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अच्छा, आपको बताना है कि अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण कहाँ से होता है, क्योंकि ये भी प्रश्न आता है पेपर में कि अनुनासिक व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है, तो आप क्या बताएंगे? चलिए जवाब दीजिए। अनुनासिक व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है? ये वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं।
5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये हमारे 5 वर्ग हैं। तो यहाँ पे जवाब आया है नाक और मुंह से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अनुनासिक व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है? तो नाक और मुंह से होता है, ये ध्यान देना है। चलिए आते हैं 22 नंबर के प्रश्न पे। 22 नंबर का प्रश्न है आपसे, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, ओष्ठ भी है। चलिए इसको बताइए। तो यहाँ पे आया है ए आया है जवाब यहाँ पे कि जो ए है भ, वो घोष भी है, महाप्राण भी है, ओष्ठ भी है। तो देख लेते हैं, ये प वर्ग में आएगा। प, फ, ब, भ और म, ये किस में आएगा? प वर्ग में आएगा। और ये वर्ग का चौथा व्यंजन है। तो चौथा व्यंजन है तो ये महाप्राण हो गया, क्योंकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। और प वर्ग में आया है तो प वर्ग जो है वो ओष्ठ ध्वनि है, उसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो महाप्राण और ओष्ठ दो तो मिल गया। और ये स्पर्श तो है, ये है, पांचों वर्ग की जो ध्वनियां है वो स्पर्श ध्वनि है। घोष, घोष में कौन आता है? 3, 4, 5, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो ये वर्ग का चौथा वर्ण भी है। तो सब कॉमन मिल गया भ में। तो हमारा भ क्या है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर का बताइए। 23 नंबर में आपको बताना है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर समवृत है? आ, औ, ई, ऐ। समवृत कौन सा है? तो आपने बताया 23 का सी। सी बताया आपने कि ई जो है वो समवृत है। ई क्या है? समवृत है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 4 समवृत ध्वनियां होती हैं, ई, उ, ऊ। ये चारों क्या है? ये चारों समवृत हैं। ठीक, तो इसे ध्यान देना है। आ क्या है? तो आ आपकी विवृत ध्वनि हो जाएगी। आ विवृत है। और अर्ध विवृत में आ जाएगा अ, ऐ, औ। ये आ जाएगा अर्ध विवृत में। ठीक, ये दोनों आ जाएगा अर्ध विवृत में। तो ये आपको ध्यान देना है। समवृत, अर्ध समवृत, ये सब क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। आगे आते हैं 24 नंबर के प्रश्न पे। 24 नंबर का प्रश्न है आपसे कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां है। कौन सी मूर्धन्य ध्वनि है? च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ, त, थ, द, ध। कौन सी ध्वनियां मूर्धन्य है? तो बिल्कुल ट वर्ग क्या है? तो ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। तो ट, ठ, ड, ढ ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं। अगला है हमारा 25 नंबर का प्रश्न। 25 नंबर में प्रश्न है आपसे कि निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। कौन ओष्ठ ध्वनि नहीं है? च में, प में, भ में, म में। तो यहाँ पे भी आपने बताया ए। बिल्कुल च क्या है? तो च तालव्य व्यंजन है हमारा ना, तालव्य ध्वनि है। बाकी प, फ, ब, भ, म, ये पांचों तो ओष्ठ ध्वनि है, ये है। प, फ, ब, भ, म, ये क्या है? ओष्ठ है। और च जो है वो तालव्य है, तो ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो च में नहीं है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है।
अगला है हमारा 26 नंबर का प्रश्न। छब्बीस नंबर में आपको बताना है कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। वर्ण कहते हैं, समरूप या ग्रेफिम कहते हैं, कि रूप कहते हैं, कि शब्द कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो आपने बताया बी कि मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफिम कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन। चलिए 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर का है कि प्राचीन का विलोम शब्द है। प्राचीन का विलोम क्या होगा? हम वर्ण एवं वर्णमाला देख रहे थे, लेकिन उसमें एक आध दो विलोम भी डाल दिया है। एक ये कोई बात नहीं। तो प्राचीन का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे जवाब आया है डी कि प्राचीन का विलोम होगा अर्वाचीन। अर्वाचीन मतलब नवीन होता है, नया। अर्वाचीन का मतलब, तो प्राचीन का विलोम अर्वाचीन हो जाएगा। चलिए 28 नंबर पे आते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ का उच्चारण स्थान बताना है। दंत्य है, ओष्ठ्य है, तालव्य है, कि वत्सर्य है? तो बिल्कुल च, छ, ज, झ, इय, ये क्या है? तालव्य ध्वनियां हैं। तो छ का उच्चारण स्थान जो है वो तालव्य है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, वत्सर दंत तो आपको पता ही होगा, ओष्ठ भी पता होगा। वत्सर्य हम बता दे रहे, वत्सर्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो वत्सर्य व्यंजन 4 हैं। एक स है दंत वाला, एक र है, और एक ल है, और एक ज है। ज में नुक्ता लगा रहेगा। ठीक, स र ल ज, ये क्या है चारों? ये वत्सर ध्वनियां हैं। तो इन चारों को भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। 29 नंबर पे। 29 नंबर का क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में तालव्य ध्वनि है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ठीक, अभी तो आज पहला दिन है तो आसान ही रहेगा, धीरे धीरे और इसको अच्छा किया जाएगा। तो तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो बिल्कुल च छ क्या है? तालव्य ध्वनि में आता है च, हमारा च वर्ग। आते हैं 30 नंबर पे, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। 30 नंबर में आपको बताना है, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर बताइए। आ, ई, अ। पश्च स्वर कौन सा है? तो स्वर होते हैं 3 इसमें, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जो आपका आ है वो पश्च स्वर में आता है। ठीक, जिह्वा के प्रयोग के आधार पे अगर हम देखें तो स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र स्वर में आ जाएगा ई, ए, और मध्य स्वर में केवल अ आता है। मध्य स्वर में केवल और केवल अ आता है। और पश्च स्वर में आपका आ जाएगा, उ आ जाएगा, उ आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक, तो अग्र, मध्य और पश्च स्वर को आपको ध्यान देना है। अग्र स्वर ई, ए। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। इसको और बेहतर बनाया जाएगा धीरे धीरे। कल और भी अच्छे से मिलेगा आप लोगों को। तो बस अच्छे से पढ़ना है। 30 क्वेश्चन हो गया। फिर मिलते हैं अब 10 बजे सर की क्लास में। तो सभी लोग आइएगा, बुक रीडिंग किया जाएगा।
अभी इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को क्लास में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।